हाँ, तो बेसिकली हम लोग पिछले वीडियोस में क्या पढ़े, मतलब ये लंग कार्सिनोमा वाले में, कि उसमें क्या क्या पार्ट्स पढ़े, जैसे उसका इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, उसका एटियोलॉजी, उसमें कौन से मॉलिक्यूलर पैथोजेन में कौन कौन से जीन्स का एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन हो रहा था, और एपिथेलियल में अपने क्या चेंजेस आ रहे थे, है ना। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके टाइप्स, उसके क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, मतलब कैसे स्प्रेड करता है, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और उसके क्या पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स होते हैं, वो देखने जा रहे हैं। देखो, अपन लोग पढ़ के आए थे ना, उसके क्लासिफिकेशन अगर हम लोग बात करें तो दो क्राइटेरिया पे होता है, एक हिस्टोलॉजी के बेसिस पे और एक क्लिनिकल सेटिंग्स पे जो होता है। तो हिस्टोलॉजी के बेसिस पे अपना मेनली चार था, टोटल पाँच है: स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा। ये तो अपन लोग डायग्राम से रट सकते थे। और इसको कैसे पढ़े थे, स्मॉल और नॉन स्मॉल, और इसको दोनों को जोड़ दिए तो मिक्स्ड, है ना। तो अपन लोग को ये हिस्टोलॉजी वाले को अच्छे से पढ़ना है। तो पहले अपना आ जाता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा किसमें सबसे ज़्यादा दिखता है, इंडिया में, ठीक है ना। इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्सिनोमा कौन सा है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में क्या होता है, देखो, इसमें तीन चीज़ याद करो। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लंग कैंसर किस चीज़ का, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन पाए जा रहे हैं, मेल्स। तो मैन में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर है लंग कैंसर। और उनमें मैन क्या करते हैं, फूकते हैं ना, तो स्मोकर्स होते हैं। तो वही मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लंग कैंसर ऑफ इंडिया, मोस्ट कॉमन लंग कैंसर ऑफ मैन और मोस्ट कॉमन लंग कैंसर ऑफ स्मोकर, तीनों है ये, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये होता कहाँ पे, देखो, जैसे धुआं आया, यहाँ गया तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा, फिर तो अलग अलग जगह जैसे जाएगा तो वैसे ही डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन घटेगा। तो इसलिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वहीं पे डैमेज सबसे ज़्यादा होगा। तो वही इसलिए इसका जो लोकेशन होता है वो कहाँ होता है, हाइलम के पास। अब इसकी हिस्टोलॉजी जो है ना, हिस्टोलॉजी को हम लोग डिफ्रेंसिएशन के बेसिस पे लीजन जो है कितने अच्छे से दिख रहे हैं, मतलब कितने अच्छे से उसमें हम लोग इस कॉमर्स सेल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहे हैं मतलब क्या, वेल डिफ्रेंशिएटेड लीजन है वो। और अगर कॉमर्स सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब क्या, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है। और बीच का कुछ है तो मॉडरेटली। तो वही ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, वेल डिफ्रेंशिएटेड लीजन, मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड लीजन और पुअरली डिफ्रेंशिएटेड लीजन्स होते हैं, ठीक है ना। तो वेल डिफ्रेंशिएटेड लीजन्स के अब हम इनके में तीन क्राइटेरिया, तीन चीज़ों को देखेंगे। एक किसको, एटाइपिया को देखेंगे, दूसरा किसको, केरेटिनाइजेशन, और तीसरा इंटरसेलुलर। ये तीन चीज़ों को देखने होंगे। तो ये तीन चीज़ को जैसे हम लोग देखेंगे ना, तो एक सिंपल सा वो याद कर लो, क्या, रिलेशन। एटाइपिया का मतलब क्या होता है, देखो डायग्राम में सब बताया हुआ है। ये जो अपना नॉर्मल सेल्स है ना, उसका साइज एब नॉर्मल हो जाने को ही एटाइपिया कहते हैं, मतलब एब नॉर्मल टाइप, उसी को कहते हैं एटाइपिया। तो देखो एटाइपिया क्या होता है उसमें, इसको ये याद कर लो कि डिफ्रेंशिएशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होगा, जितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होगा उतना अपना क्या, ये जितना डिफ्रेंशिएटेड होगा उतना कम उसमें ए टाइप ही होगा। नहीं तो अगर जितना ज़्यादा ये ख़राब हो जाएगा शेप, तो हम लोग उसको डिफ्रेंशिएटेड थोड़ी कहेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि उसका कॉमन सेल है कि कौन सा सेल है। तो इसलिए ए टाइप जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्रेंशिएशन के। तो इसलिए जो वेल डिफ्रेंशिएटेड होगा उसमें मिनिमल टाइपिया होगा, जबकि जो पोरली डिफ्रेंशिएटेड होगा उसमें वेल मतलब उसमें सीवियर टाइपिया होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा अपना क्राइटेरिया है क्या, केरेटिनाइजेशन, मतलब क्या, केरेटिन का डिपोजिशन, ठीक है ना। देखो केराटिन का डिपोजिशन क्या, बेसिकली अपने सेल के अंदर केराटिन का डिपॉजिट हो जाना, वो कैसे स्टेन होता है, इओसिनोफिलिक स्टेन, इसलिए उसके कारण साइटोप्लाज्म कैसा जाता है, इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो केराटिनाइजेशन को अब देखो, इसको इन्वर्सली कर लिया ना, तो इसको डायरेक्टली कर लो, क्योंकि जितना अच्छे से केराटिन डिपॉजिट होगा तो वो अपने से अलग से इसको इस कॉमन सेल को दिखा रहा होगा। तो वही ये अच्छे से दिख रहा होगा, वेल डिफ्रेंशिएटेड में एविडेंट होगा, बहुत सारे केराटिन पल्स पाए जाएंगे। जबकि इसमें कभी कभी दिखेगा ओकेशनल, और इसमें तो फोकल मतलब डॉट डॉट होंगे तो दिखना बहुत मुश्किल है, तो ये नॉन रिकॉग्नाइजेबल होता है, ठीक है। तो पहला हो गया अपना एटाइपिया, दूसरा हो गया अपना केरेटिनाइजेशन, तीसरा हो गया अपना क्या, इंटरसेलुलर ब्रिजेस। तो इंटरसेलुलर ब्रिजेस भी केरेटिन की हेल्प से इसमें ज़्यादा बनते हैं, जबकि इसमें कम बनते हैं, सिंपल। तो हिस्टोलॉजी हम लोग किस बेसिस पे डिवाइड की, डिफ्रेंशिएशन के बेसिस पे, कि कितना डिफ्रेंशिएटेड स्क्वामस दिख रहे हैं। तो वेल डिफ्रेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड और पुअर डिफ्रेंशिएटेड। वेल तो इसमें एटाइपिया, केरेटिनाइजेशन और इंटरसेलुलर ब्रिज। तो इसमें लो है टाइपिया, इसमें मैक्सिमम टाइपिया, जबकि केरेटिनाइजेशन से मैक्सिमम से मिनिमम, मतलब क्या ये एविडेंट, इसमें ओकेशनल और फोकल। और इंटरसेलुलर ब्रिज वही केरेटिन ज़्यादा तो ब्रिज है ज़्यादा, इसमें ज़्यादा इसमें कम। इसका डायग्राम देख लो,
ये देखो, ये पल्स बन रहा है, क्यों? क्योंकि केराटिन का डिपॉजिट हो जा रहा है, ठीक है। और यही स्क्वामस सेल यहाँ पे वेल डिफरेंशिएटेड दिख रहा है अपने को, ये सब स्क्वामस सेल है, ठीक है ना। तो यही सिंपल था। तो इसका हम लोग ने ये पूरे पार्ट को पढ़ लिया। ये क्या था? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा क्या हो गया? मोस्ट कॉमन लंग कैंसर किसका? इंडिया का, मैन का और स्मोकर्स का। लोकेशन देखे तो क्या हो गया ये? जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मोक मतलब हाइलर। हिस्टोलॉजी की बात करें, वेल मॉडरेट और पोर्ली डिफ्रेंशिएटेड लीजन्स। अब अपन लोग देखते हैं क्या? एडिनोकार्सिनोमा। तो एडिनोकार्सिनोमा का इंट्रोडक्शन देखें तो देखो, ये भी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है। अब जैसे वो मेल है, पूरा उसका उल्टा कर दो। वो दुनिया का सबसे कॉमन था, ये मतलब इंडिया का सबसे कॉमन था, तो ये किसका सबसे कॉमन होगा? वर्ल्ड का सबसे कॉमन होगा। वो मेल में सबसे कॉमन था, तो ये फीमेल में सबसे कॉमन होगा। वो स्मोकर्स में सबसे कॉमन था, तो ये नॉन स्मोकर में सबसे ज़्यादा कॉमन होगा, ठीक है ना। तो देखो, अगर लोकेशन की बात करें तो देखो, वो था कहाँ? सेंट्रल। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? पेरिफेरल में। जिसको हम लोग साइड डॉग की तरह से याद कर सकते हैं। मतलब क्या? ये ट्रिक है, इसमें कोई ये टर्म नहीं है बुक का अपन लोग याद करने के लिए। तो ये पेरिफेरल है, ये छोटा होता है, मतलब कि स्मॉल, और धीरे धीरे बढ़ता है, स्लो ग्रोइंग, इसलिए इसको हम लोग साइड डॉग की तरह याद कर सकते हैं। तो देखो, पेरिफेरल, स्लो ग्रोइंग और स्मॉल, ठीक है। अब इसका हिस्टोलॉजी देखें ना, तो जैसे हम लोगों ने ब्रेस्ट कार्सिनोमा पढ़ा था। ब्रेस्ट कार्सिनोमा में अपन लोग जब इन सीटू कार्सिनोमा के बारे में पढ़े थे। इन सीटू कार्सिनोमा में भी डक्टल इन सीटू कार्सिनोमा के बारे में पढ़े थे। तो डक्टल इन सीटू कार्सिनोमा के 4 पैटर्न थे। 4 पैटर्न क्या क्या थे? सॉलिड, सॉलिड के बाद अपना था कोमेडो पैटर्न, फिर अपना क्या था? पेपिलरी, और लास्ट में था क्रिब्रीफॉर्म, है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी 4 पैटर्न है। यहाँ पे क्या क्या है? सॉलिड और पेपिलरी तो कांस्टेंट है। अंतर क्या आया? बी और ए में, बी ए वाले में, मतलब क्या? ब्रोंको एल्वोलर और एसिनार, सिंपल। तो इसके 4 पैटर्न क्या है? देखो, ये सॉलिड याद है, ठीक है। पेपिलरी याद है, ठीक है। अब देखो, ब्रोंको एल्वोलर का मतलब क्या होता है? साथ साथ, मतलब देखो अपने एल्वुलाई सेल है, उसके साथ साथ क्या उग रहा होगा? क्यूबाइडल या फिर कोलमनार सेल, जो कि म्यूसिन प्रोड्यूस करता है। तो देखो, क्यूबाइडल या फिर कोलमनार म्यूसिन सिक्रेटिंग एपिथेलियल सेल्स ग्रो अलोंग एल्वुलाई सेल्स। तो साथ साथ है, इसलिए इसको साथ साथ लिख देना। क्या? ब्रोंकस के सेल्स एल्वुलाई के साथ ग्रो कर रहे हैं, ब्रोंको एल्वुलर सेल्स। इसलिए इसके अंदर क्या क्या होगा? ब्रोंको एल्वुलर सेल्स होंगे, ब्रोंको एल्वुलर सेल्स जो कि म्यूसिन प्रोड्यूस कर रहे होंगे, और दूसरा क्या होगा? क्लारा सेल्स, ठीक है। तो 4 पैटर्न। सॉलिड में क्या होगा? म्यूसिन प्रोडक्शन हो रहा होगा। ब्रोंकोलर में तो साथ साथ हम लोगों ने ग्रो करा दिया। पेपिलरी में क्या है? फिंगर लाइक मैक्रो पेपिलरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। और एसिनार में क्या हो रहा होगा? एसिनार बेसिकली, एसिनाई क्या होता है? ग्लैंड्स में पाया जाता है ना, तो प्रीडोमिनेंटली ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो इसके हिस्टोलॉजी में हम लोग को अगर सब कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो 4 पैटर्न बस याद करो। सॉलिड और पेपिलरी तो पहले से पढ़ के आए हम लोग। यहाँ पे ब्रोंको एल्वुलर और एसिनाई, ठीक है। सॉलिड में क्या होगा? म्यूसिन प्रोडक्शन हो रहा होगा। ब्रोंको एल्वुलर में ब्रोंकस मतलब क्या? क्यूबाइडल कोलमनार सेल्स एल्वुलाई के साथ साथ ग्रो कर रहा होगा, इसलिए इसके अंदर ब्रोंक्यूलर सेल्स और क्लारा सेल्स है। क्लर्क से याद कर लो, क्लारा सेल्स। पेपिलरी में तो माइक्रो पेपिलरी प्रोजेक्शंस होंगे, मैक्रो पेपिलरी। और एसिनाई से ग्लैंड से याद कर लो कि ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होगा, सिंपल। तो देखो, इसका मार्कर क्या होता है? CK7, ये रटने वाला है, छवि कुमार 7, इससे याद कर सकते हो। तो अपन लोग ने वहाँ पे भी पढ़ा था इंट्रोडक्शन, लोकेशन और हिस्टोलॉजी। यहाँ पे भी पढ़ा अपन इंट्रोडक्शन, लोकेशन, हिस्टोलॉजी। वहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या था? इंडिया, मेल और स्मोकर। तो यहाँ पे वर्ल्ड, फीमेल और नॉन स्मोकर, ठीक है ना। वहाँ पे लोकेशन था सेंट्रल, यहाँ पे लोकेशन है पेरिफेरल और स्मॉल साइड ग्रोइंग है। हिस्टोलॉजी वहाँ का था वेल डिफ्रेंशिएटेड, मॉडरेटली और पुअर डिफ्रेंशिएटेड। यहाँ पे हिस्टोलॉजी है सॉलिड, ब्रोंको एल्वुलर, फिर पेपिलरी, और लास्ट अपना क्या है? एसिनार, सिंपल, ठीक है। फिर अपना तीसरा पार्ट आता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा। तो देखो, ये इसको ये याद कर लो कि वो भी स्मोकिंग से रिलेटेड था। कौन? पहला वाला। ये भी स्मोकिंग से रिलेटेड है, मतलब क्या? स्मॉल सेल कार्सिनोमा। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है, नाम स्मॉल है, इसको ऐसे याद कर लो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका मतलब क्या? ये मोस्ट एग्रेसिव टाइप का कैंसर होता है, इसलिए इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। जबकि ये और मोस्ट मेलिग्नेंट टाइप का भी होता है। अब एग्रेसिव है तो फैलेगा भी बहुत जल्दी। तो मोस्ट मेलिग्नेंट होता है, कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है। अब कोई एग्रेसिव है ना, तो फिर वो सुनता भी है, कई कई बात सुन भी लेता है जब शांत होता है। तो किसकी बात सुन रहा है? मतलब वो मोस्ट रिस्पॉन्सिव होता है रेडियोथेरेपी के भी और कीमोथेरेपी के भी। तो इंट्रोडक्शन क्या समझे हम लोग कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका मतलब क्या? मोस्ट एग्रेसिव है, इसलिए इसका प्रोग्नोसिस सबसे ख़राब है। और एग्रेसिव है, इस कारण से मोस्ट मेलिग्नेंट भी है। और मेलिग्नेंट तो कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है।
और ये गुस्सैल है पर कभी कभी शांति सुन लेता है, तो शांति से सुनता है मतलब कि मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। उसका ऊपर वाले का लोकेशन क्या, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का लोकेशन था सेंट्रल, और रेडियो कार्सिनोमा का लोकेशन क्या था, पेरिफेरल। तो इसका लोकेशन दोनों को जोड़ दो, हाइलर और पेरिफेरल। उसके स्टोरेज सबसे पहले में तो 3 में बांट दिए थे, इसमें 4 पैटर्न बांटे थे, इसमें है अपना ट्यूमर सेल्स को देख लेते हैं अलग से। ये देखो ट्यूमर सेल्स कैसे दिख रहे होंगे अपना, यही है यहाँ पे ट्यूमर सेल्स ये। तो इसमें देखो अगर हम लोग सेल बॉर्डर की बात करें तो सेल बॉर्डर इल डिफाइंड होंगे, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा इसका एंटी साइटोप्लाज्म होगा, और न्यूक्लियस जो होगा फाइनली ग्रैनुलर न्यूक्लियस क्रोमेटिन मटेरियल होगा जो इसको सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस दे रहा होगा। और इसमें न्यूक्लियोलाई नहीं दिख रहा, कहीं दिख रहा है तुम्हें न्यूक्लियोलाई, यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, तो न्यूक्लियोलाई नहीं होगा। और इसमें माइटोटिक काउंट ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब डिवाइड कर रहा होगा क्योंकि ये ट्यूमर सेल है, सिंपल सी बात है। तो देखो ये 3 चीज़ तो मेन याद कर लो, फिर ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो देखो 3 चीज़ें इनके याद की, सेल बॉर्डर नहीं दिख रहा अच्छे से, साइटोप्लाज्म भी इसमें इसका आंटी है, न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियोलाई नहीं है, और क्रोमेटिन है जो कि इसको ग्रेनुलर अपीयरेंस दे रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस। अब लास्ट की 3 चीज़ जो है इसके, तो देखो इसमें जो ये 3 चीज़ें क्या, माइटोटिक तो बढ़ रहा होगा, ठीक है, और ये इसका साइज बढ़ जाता है, बढ़ के क्या रेस्टिंग लिम्फोसाइट से थोड़ा सा ही छोटा रह जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ओट सेल्स, ठीक है ना, ओट सेल्स। ओट्स खाते हैं ना हम लोग, वैसे वाली सेल्स, ठीक है। और एजोपार्ड इफेक्ट क्या होता है, अब देखो डीएनए टूट टाट रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, तो इस वजह ऑफ डीएनए हो रहा है, तो वो डीएनए जाके चिपक जाता है किसके, वेसल के वॉल से, और वो वेसल का वॉल कैसा स्टेन करता है, बेसोफिल। अपन लोग अभी यूसिनोफिलिक स्टेन यहाँ करके आए थे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में, तो यहाँ पे क्या करके आएंगे अपन लोग, ये देखो ये अपना ये यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म था ना, तो सिमिलरली यहाँ पे कौन सा स्टेनिंग करेंगे, बेसोफिलिक स्टेनिंग, सिंपल, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन लोग क्या मार्कर इसका, हाँ, तो उसके मार्कर क्या थे, छवि कुमार 7 इसका मार्कर हो जाएगा, न्यूरो एंडोक्राइन मार्कर, मतलब जो अपना क्या न्यूरो एंडोक्राइन मतलब क्या, न्यूरॉन से निकलने वाले केमिकल्स, न्यूरो एंडोक्राइन। तो देखो न्यूरो एंडोक्राइन मार्कर्स क्या क्या आ गए, जैसे देखो चमकने वाला ग्रीन मतलब क्या, क्रोमोग्रेनिन, ठीक है। साइनेप्स पे पाए जाने वाले केमिकल साइनेप्टोफाइजेंस, और ये रटने वाला है जैसे कि पता है, एनएससी अपन लोग का स्टॉक मार्केट में होता है, छवि ध्रुव 57 CD57 से याद कर लो, और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, इन सबको हम लोग मार्कर की तरह देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो कलरफुल ग्रीन मतलब क्या, क्रोमोग्रेनिन, साइनेप्स पे पाए जाने केमिकल साइनेप्टोफाइजिन, बॉम्ब स्टॉक एक्सचेंज से याद कर सकते हैं एनएससी, और पता है वो स्टॉक एक्सचेंज है तो ये भी, और किसको पता है, छवि ध्रुव, छवि ध्रुव 57, सिंपल। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है उसको हम लोगों ने 3 पार्ट में बांट लिया, इंट्रोडक्शन, लोकेशन और हिस्टोलॉजी। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देख लिया कि स्मोकिंग है, तो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब मोस्ट एग्रेसिव है इसलिए वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, मेलिग्नेंट भी है, कहाँ चले जाता है, ब्रेन में चला जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अपना लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसका हाइलर और पेरिफेरल होगा, और हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसका जो ट्यूमर सेल्स होगा वो कैसा होगा अपना, ट्यूमर सेल्स इसमें सेल बॉर्डर, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की बात करें तो सेल बॉर्डर इल डिफाइंड सेल बॉर्डर होगा, साइटोप्लाज्म इसका एंटी होगा, और फाइनली ग्रैनुलर हाँ न्यूक्लियस इसको सॉल्ट पेपर अपीयरेंस दे रहा होगा, और इसमें मल्टीप्लिकेशन तेज हो रहा होगा इसलिए माइटोटिक काउंट बढ़ा हुआ है, लिम्फोसाइट से थोड़ा छोटा होगा इसलिए ओट सेल कहेंगे, और ये वेसल वॉल पे चिपकेगा तो एजोपार्डी इफेक्ट, ठीक है। मार्कर से हम लोग तो याद किया कि वहाँ पे बस एक चमकने वाला होता है क्रोमोग्रेनिन, सिनेप्टोफाइजिन, स्टॉक चेन एनएससी पता है तो पीटीएच, और इनको पता चलेगा ध्रुव को तो CD57, सिंपल। तो इन 3 को पढ़ लिया, अब अपन लोग का चौथा क्या, लार्ज सेल कार्सिनोमा, ये सिंपल है, ये अनडिफरेंशिएटेड मेलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर, मतलब बेसिकली मेलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर है, उसी को बता रहा है, तो नाम में ही लार्ज सेल कार्सिनोमा है। ये भी पेरिफेरल है, अभी हम लोग पहला वाला सेंट्रल पढ़ के आए, फिर पेरिफेरल पढ़ के आए, फिर दोनों को जोड़ दिया, फिर से वापस पेरिफेरल पे आ गए, पेरिफेरल पेरिफेरल, ये पेरिफेरल कार्सिनोमा है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका लार्ज न्यूक्लियाई, उस न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, ठीक है ना। चलो, तो ये अपन लोग पढ़ लिया टाइप्स पूरा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा। कुछ मत पढ़ना, इसमें इंडिया पढ़ लेना, इसमें दुनिया और फीमेल पढ़ लेना, इसमें सेंट्रल पढ़ लेना, इसमें पेरिफेरल पढ़ लेना, इसमें डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेना, उसके 3 टाइप, ए टाइप या डिफ्रेंशिएशन,
और इंटरसेलुलर ब्रिज, इसमें तो टाइप्स पैटर्न पढ़ ही लिए, सॉलिड और क्या है अपना ब्रोंको एल्वोलर पेपिलरी और एसिना। और इसके अंदर हिस्टोलॉजी के अंदर अपन लोग देख लिए ट्यूमर सेल्स और लार्ज सेल कार्सिनोमा, तो ऐसे ही कुछ नहीं, लार्ज न्यूक्लियर देखना होता है। अब अपन लोग कहाँ जा रहे हैं, स्प्रेड में। तो देखो स्प्रेड का देखते हैं। तो देखो ये स्प्रेड हो रहा है, ये स्प्रेड कैसे हो रहा है, तो स्प्रेड डायरेक्ट स्प्रेड हो रहा है या फिर ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो रहा है या फिर लिम्स के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। तो देखो डायरेक्ट स्प्रेड जो हो रहा है, जैसे क्या कैसे होता है डायरेक्ट स्प्रेड, तो कैंसरी सेल खुद चल के जा रहा है इधर उधर। तो देखो एपेक्स ऑफ लंग है ना, एपेक्स ऑफ लंग पे अपना कैंसर है, ठीक है ना, कैंसर द एपेक्स ऑफ लंग, वो कहाँ जाता है, ब्रेकियल प्लेक्सस पे या फिर सिंपैथेटिक चेन पे, और वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके क्या करता है, ये यहाँ पे होना चाहिए था वैसे बेसिकली, तो उसके कारण करता है पैन कोस सिंड्रोम, इसके कारण पेन पैराथीसिया सब डिस्टर्बेंस आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पैनकेक से याद कर लो, पैन कोस सिंड्रोम। तो पहले डायरेक्टली कैसे गया, जो एपेक्स पे लंग के है उससे वो ऊपर चला गया, किसको अफेक्ट किया, सिंपैथेटिक चेन्स को और ब्रेकियल प्लेक्सस को, इनको अफेक्ट किया और उनसे क्या कौन सा सिंड्रोम आया, पैन कोस सिंड्रोम। ठीक है, दूसरा अपना क्या है, हिमेटोजिनस स्प्रेड। तो हिमेटोजिनस स्प्रेड क्यों हो रहा है, मतलब ब्लड के थ्रू कहाँ कहाँ जा सकता है, ऊपर कौन सा टिश्यू है, थायराइड और ब्रेन है ना, तो ब्रेन और थायराइड में जा सकते हैं, सामने इधर साइड कौन से दूसरा लंग है तो अपना अपोजिट लंग में जा सकते हैं, नीचे क्या क्या है, लीवर पेनक्रियाज है ना, तो लीवर एड्रिनल ग्लैंड पेनक्रियाज और किडनी। सिंपल नॉर्मल जो एनाटमी है उससे आप लोग समझ सकते हैं कहाँ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा होगा तो ब्रेन और थायराइड में, इधर सीधे सीधे जा रहा होगा तो अपना लंग्स में जा रहा है, नीचे साइड जा रहा है तो किडनी पेनक्रियाज में जा रहा है या फिर लीवर में जा रहा है, सिंपल। तो अपना डायरेक्ट स्प्रेड करा दिए कहाँ कहाँ पे, ब्रेकियल प्लेक्सस और सिंपैथेटिक चेन में, हिमेटोजेनस से सारे ऑर्गन्स में स्प्रेड करा दिए। अब लिम्फेटिक स्प्रेड, लिम्फेटिक स्प्रेड में क्या है, सबसे मेन पहले हाइलम पे ही हो रहा है, तो पहले हाइलर लिम्फ नोड होगा और वहाँ से कहीं भी जाएगा तो ऊपर की तरफ नेक के पास सर्वाइकल या फिर सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, अगर अपने इसी में थोरेक्स में रह गया तो मीडियस्टर्नल लिम्फ नोड, और थोरेक्स में ही अगर उसके हार्ट के अराउंड जा रहा है तो पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड, इन्हीं को अफेक्ट कर रहा होगा, सिंपल। तो हम लोग ने फैला दिया, या तो डायरेक्ट ले जाओ सेल्स को, या तो ब्लड के थ्रू ले जाओ, या तो लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू ले जाओ, सिंपल एनाटमी से ही समझना है इसको। तो यहाँ पे एपेक्स, तो एपेक्स से ऊपर जाएगा तो कहाँ मिलेगा, ब्रोंकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस और सिंपैथेटिक चेन, तो उनसे क्या होगा, हिमेटोजेनस स्प्रेड में अपन लोग देखें कि ऑर्गन्स में जाएगा, ऊपर ब्रेन, साइड में लंग्स और नीचे किडनी उडनी। हिमेटोजेनस स्प्रेड में हाइलर लिम्फ नोड, ऊपर नेक का सर्वाइकल लिम्फ नोड, इधर साइड अपना मिडिस्टल लिम्फ नोड और पैराओर्टिक लिम्फ नोड, सिंपल। फिर अपन लोग देखते हैं क्या क्लिनिकल फीचर्स। हाँ, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पेरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। तो नॉर्मली क्लिनिकल फीचर्स अगर देखें तो क्लिनिकल फीचर्स है दो पार्ट, या तो ट्यूब को अफेक्ट कर रहा होगा या तो नर्व को अफेक्ट कर रहा होगा, ग्रो करेगा तो जैसे मान लीजिए ट्यूमर है, ये ट्यूमर ग्रो किया तो आसपास जो ट्यूब जा रही थी उनको दबाएगा ना, तो देखो कौन कौन सी ट्यूब है उस एरिया में। तो देखो एक ट्रेकिया है जिससे सांस अंदर बाहर हो रही है, ईसोफेगस जिससे खाना अंदर जा रहा है, और सुपीरियर वेना केवा मतलब अपना हार्ट का। तो देखो ये दबाएंगे तो क्या होगा, कफ होगा, तो कफ, डिस्पनिया, चेस्ट पेन है ना, और हाइपरट्रोफी, ये आपको याद, ये आपको बताना है ये क्या होता है, ठीक है ना, फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो बेसिकली कफ, डिस्पनिया और चेस्ट पेन, ये तीन चीज़ होता है, और हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी भी इसी के अंदर आएगा, इसको बताना है क्या होगा, लंग्स के अंदर, इसको बेसिकली ट्रेकिया के अंदर नहीं, लंग्स के अंदर, इसलिए इधर डाल दी हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। अब सुपीरियर वेना केवा में ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है अगर ये ग्रो कर गया तो, और तीसरा क्या, ईसोफेगस, ईसोफेगस में भी अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन कराया तो उसके कारण खाने में दिक्कत, मतलब डिस्फेजिया, सिंपल। तो एक ट्यूब का फिट किया तो ट्यूब अपने पास तीन थे, ट्रेकिया, ईसोफेगस और सुपीरियर वेना केवा, तीनों में ऑब्स्ट्रक्शन करा दो तो इसका ऑब्स्ट्रक्शन में डिस्पनिया हो जाएगा, इसके कफ डिस्पनिया हो जाएगा, इसके ऑब्स्ट्रक्शन से दिक्कत होगा, ब्लड नहीं जाएगा, और ईसोफेगस के ऑब्स्ट्रक्शन से अपना डिस्फेजिया हो जाएगा, है ना। और ये तो एक चीज़ याद करना है क्या, हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, HPOA, HPXS। तो नर्व, नर्व कौन कौन सा इफेक्ट हो रहा है, ऊपर रिकरेंट लेंजियल नर्व जाता है, अगर वो इफेक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस, और एक नर्व से एसोसिएटेड हो जाता है लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, बेसिकली ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, साइनस पे अफेक्ट करता है। तो ठीक है, तो ये अपना क्लिनिकल फीचर हुआ कि इसके किसको अफेक्ट किया अपन लोग, ट्यूब को और नर्व को। ट्यूब में अपने पास तीन थे, ट्रेकिया, ईसोफेगस और सुपीरियर वेना केवा, तीनों में ऑब्स्ट्रक्शन करा दो और ज़्यादा नहीं, और एक ये याद कर लो, पल्मोनरी हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। नर्व में दो को याद करो, एक तो रिकरेंट लेंजियल नर्व और एक अपना, एक तो रिकरेंट लेंजियल नर्व और एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कर दो, इसको हम लोग कहते हैं लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, सिंपल।
अब देखते हैं क्या पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम मतलब क्या, हम लोग जो नियोप्लेशिया हुआ ना, नियोप्लेशिया नियोप्लेशिया से जो ट्यूमर सेल्स बने, वो ट्यूमर सेल्स मैलिग्नेंट, यहाँ लिखना भूल गया हूँ मैं, मैलिग्नेंट होगा ना, ये मैलिग्नेंट की बात करें तो ये जैसे मान लो अभी हम लोग यहाँ देखें कि यहाँ पे ये ट्यूमर था लंग्स का, वो मेटास्टेसाइज हो रहा है ना, इधर 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 से जा रहा है, तो जहाँ जहाँ जा रहा है, तो अगर वो किसी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में चला गया तो वहाँ पे भी स्टिमुलेट करेगा नियोप्लेशिया, और नियोप्लेशिया स्टिमुलेट करेगा तो वहाँ का जो हार्मोन प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, और वो हार्मोन प्रोडक्शन से अपना सिंड्रोम दिखने लग जाएंगे। तो इसी को कहते हैं कि नियोप्लास्टिया से एसोसिएटेड सिंड्रोम्स, तो पैरा मतलब साथ साथ, तो नियोप्लेशिया के साथ साथ जो सिंड्रोम्स आ रहे हैं उनको कहते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। तो देखो ऊपर से नीचे साइड जाओ, देखो पिट्यूटरी से निकलता है क्या, एंटी डायोटिक हार्मोन, जिस पे किडनी पे काम करता है तो उसका सिक्रेशन बढ़ जाए, या तो थायराइड के पीछे पैराथायराइड रहते हैं ना, ये दो डॉट दिख रहे हैं, तो पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाए, पैराथॉर्मोन। एड्रेनल ग्लैंड है ना, उस पर एंटी डायोटिक ACTH काम करता है, कहाँ से, वही पिट्यूटरी से ही आता है, तो वो ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक उसका फॉर्मेशन बढ़ जाए, या फिर यहाँ से गोनेडोट्रोफिन्स भी आते हैं, वो गोनेड्स पे काम करते हैं, उसका सिक्रेशन बढ़ जाए। तो देखो सबसे मेन एंटी डायोटिक हार्मोन किस पे काम कर रहा था, किडनी, तो ये अगर इसका बढ़ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंड्रोम SIADH, मतलब सिंड्रोम ऑफ इनएडिक्वेट ADH सिक्रेशन। तो ADH तो पता ही है, तो बस ऐसा ही याद करना, मतलब क्या, सिंड्रोम ऑफ इनएडिक्वेट, ठीक है। फिर पैराथॉर्मोन, तो इसमें क्या, पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ रहा होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, तो कैल्शियम का बढ़ जाना लेवल, मतलब हाइपर कैल्सीमिया। फिर अपन लोग क्या देखें, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड पे अगर ये सब बढ़ गया ACTH, तो अपने को कौन सा सिंड्रोम दिखेगा, कुसिंग सिंड्रोम, ठीक है ना, वो फैट डिपोजिशन होने लग जाएगा। फिर है अपना गुनैट्स, गुनैट्स में अगर ये ज़्यादा काम कर रहा है तो गायनेकोमेस्टिया कर रहा है, बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही गायनेकोमेस्टिया कर रहा है। तो ये अपना हुआ क्या, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, चार जगह इफेक्ट करो पहले, तो ये सबसे अगर कुछ नहीं याद करना तो पिट्यूटरी याद कर लो, पिट्यूटरी से SIADH हो गया, और अपना क्या है, पैराथायराइड से हाइपरकैल्सीमिया हो गया, इसी से पिट्यूटरी से निकाल दो ACTH और गोनाडोट्रोपिन, ACTH से हो जाएगा कुशिंग सिंड्रोम, गोनाडोट्रोपिन से हो जाएगा गायनेकोमेस्टिया। तो हर हर कार्सिनोमा का अलग अलग पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है। तो देखो सिंपल सिंपल याद करो, फिर कॉम्प्लेक्स याद करना, स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा, ये जो है, ये जो अपना नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, पहले इनको देखते हैं। जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा है ना, उसमें इंडिविजुअल इंडिविजुअल रहता है, जैसे देखो स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा है, ये किसको अफेक्ट कर रहा होगा, थायराइड, थायराइड में होता है क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। तो अभी के लिए याद कर लो कि पैराथायराइड में कौन सा हो जाएगा, स्क्वामोस सेल, सिंपल। तो इसमें क्या हो जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपर फॉस्फेटीमिया, ब्लड में बढ़ जाएगा ये सब, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा। फिर अपना हो जाता है लार्ज सेल कार्सिनोमा। तो लार्ज सेल कार्सिनोमा में वही देखो, लार्ज सेल में ही दिख रहा है कि लार्ज सेल में बस एक बीच में डॉट बना दो, मतलब क्या ये ब्रेस्ट टाइप का दिखने लगा, मतलब कि ये क्या कर देगा, गायनेकोमेस्टिया। तो लार्ज सेल कार्सिनोमा एसोसिएटेड विद गायनेकोमेस्टिया, स्क्वामस सेल इज एसोसिएटेड विद पैराथायरॉयड PTH, ठीक है। और एडिनो कार्सिनोमा बचा, तो एडिनो कार्सिनोमा में दो डायग्राम बस देख लो, इसको याद कर लो, लंग्स और ब्लड वेसल। तो लंग्स में करवा रहा होगा हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, और ब्लड वेसल में DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी, और ये माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मतलब क्या, जो क्लॉट जो है इधर से उधर तैर रहा हो उसको कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, सिंपल। तो अपन लोगों ने नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा का छोटे छोटे पार्ट में पढ़ लिया, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का स्क्वामस सेल से याद कर लिए, जो कि पैराथायरॉयड हम होगा, तो PTH का बढ़ रहा होगा, मतलब हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया। लार्ज सेल कार्सिनोमा में अपना दिख रहा होगा क्या, ब्रेस्ट, गायनेकोमेस्टिया। एडिनोकार्सिनोमा लंग्स और ब्लड वेसल्स, तो लंग्स में अपना पाया जा रहा है क्या, ये हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, और ब्लड वेसल में DIC और माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। स्मॉल सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा में जो था ब्रेन, साइनेप्स और एड्रिनल ग्लैंड, तो ब्रेन में सेरिब्रल डिसजनरेशन SIDH जो अपन लोग पढ़ के आए अभी, इसको रटना हो तो रट लेना। साइनेप्स में तो ये लैम्बर्ट अपन लोग पढ़े थे, रेटिनल ब्लाइंडनेस, और एड्रिनल ग्लैंड में अपना क्या है, वही कुशिंग सिंड्रोम और हाइपोनेट्री में, इसको रट लो भाई आई गेस, पर इसको याद किया जा सकता है, तीन पार्ट में बांट दो, ब्रेन, साइनेप्स और एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का कुशिंग सिंड्रोम तो याद ही है, साइनेप्स का लैम्बर्ट सिंड्रोम भी याद है, और ब्रेन का SIADH याद कर लो, इतना तीन पार्ट तो याद हो जाएगा कम से कम। तो अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इसके टाइप्स पढ़ लिए, और अपन लोगों ने इसका स्प्रेड पढ़ा, इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़े, और क्या पढ़ा, इसका पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है, जैसे एडिनोकार्सिनोमा है ना, उसका जो पेनकोस ट्यूमर है वो सिंपैथेटिक प्लेक्सस दबा रहा होगा, और सिंपैथेटिक प्लेक्सस दबने से अपना
पंजाबी मील वाले फीचर्स आ रहे होंगे, मतलब क्या, प्रोप्टोसिस, मियोसिस, एनोप्थेल्मस और एनहाइड्रोसिस। नाम में ही है, टोसिस मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, मियोसिस मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन, एनोप्थेल्मस मतलब क्या, दब घट जाना, एक्सोप्थेल्मस गोइटर होता है ना, इसे एनोप्थेल्मस, और एनहाइड्रोसिस मतलब पानी नहीं है, तो पंजाबी मील। और एल मतलब लॉस ऑफ सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स, इसको याद कर लो, हॉर्नर सिंड्रोम में पंजाबी मील। पी मतलब टोसिस, मियोसिस, एनोप्थेल्मस, एनहाइड्रोसिस और लॉस ऑफ सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। अब प्रोग्नोसिस की बात करें तो सिंपल इतना याद कर लो कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा सबसे अच्छे से ठीक हो सकता है, और स्मॉल सेल कार्सिनोमा, छोटा पेट बड़ा धमाका, तो सबसे खराब प्रोग्नोसिस इसका, सिंपल, और छोड़ दो, खत्म। चलो, बाय।